हेलो बच्चों, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री का बायोमॉलिक्यूल डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए और जेई मेंस और नीट के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। इस चैप्टर में बायोमॉलिक्यूल मेनली किस चीज़ से मिलकर बना होता है? तो बायोमॉलिक्यूल जो मिलकर बना होता है, ये मिलकर बना होता है लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, इनसे से मिलकर बना होता है। और जो कि आपको पता है, प्रोटीन्स और जो आप खाना खाते हो, जैसे आप दाल चावल खाते हो, तो चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है और दाल में प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, ये फूड के इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। हाँ, तो इसमें देखो क्या होता है कि बायोमॉलिक्यूल इंटरेक्ट विथ ईच अदर, ठीक है, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग मेनली सबसे पहले जो पढ़ेंगे, बायोमॉलिक्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। दिस इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, दिस इज कार्बोहाइड्रेट, आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है, और नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के अंदर कहाँ कहाँ कार्बोहाइड्रेट होता है, ये जानने वाली बात है। तो ये केन, शुगर, सुक्रोज, स्टार्च में होता है। और ऐसा देखा गया था कि कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फार्मूला, स्टार्टिंग में ऐसा सोचा गया कि जनरल फार्मूला जो कार्बोहाइड्रेट का होता है वो कौन सा होता है? जनरल फार्मूला CxH2O होता है। ऐसा देखा गया। मोस्ट ऑफ दी और कार्बोहाइड्रेट जो है इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लेते हो ग्लूकोज किस का बनता है? C6H2O6, यानी कि आप कह सकते हो C6H12O6, ठीक है। तो ये होता है आपका C6H12O6 ग्लूकोज होता है इसके अंदर। लेकिन ऐसा देखा गया है कि मोस्ट ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट जो हैं, है ना, वो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते हैं। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी है जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल C6H12O5, ठीक है, ये रेमनोज होता है जो इस कैटेगरी में, है ना, कैटेगरी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो कंपाउंड CxH2O होगा वही कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और द कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो होते हैं और कीटोन्स जो होते हैं वो, है ना, वो और या तो वो यूनिट होते हैं जो हाइड्रोलिसिस के बाद ये फॉर्म हो पाते हैं, वो सारे कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अब देखो इसके बारे में हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सैकराइड्स भी कहते हैं, ध्यान रखना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड्स, इज ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, है ना, 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स जो होता है, सबसे पहला है इसमें मोनोसैकराइड्स, ठीक है। मोनोसैकराइड्स कौन से होते हैं? जो जिनको फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता है, दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल जो होता है मोनोसैकराइड्स का, दिस इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। राइबोज इसके एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा इसमें है ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड्स में क्या होता है? ओलिगोसैकराइड्स होते हैं इसके एग्जाम्पल। ओलिगोसैकराइड्स में क्या होता है? इनको हाइड्रोलिसिस करने से 2 या 2 से अधिक, 2 से लेकर के 10 मोनोसैकराइड्स फॉर्म होते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस, है ना। यानी 2 to 10 मोनोसैकराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस ये फॉर्म होते हैं। दिस इज कॉल्ड ओलिगोसैकराइड्स, ठीक है। और इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? एक डाइसैकराइड्स हो सकता है, ट्राइसैकराइड्स हो सकता है, टेट्रासैकराइड्स हो सकते हैं, ये सारे सैकराइड्स हो सकते हैं, है ना, जो हाइड्रोलिसिस के बाद हमें मिलते हैं। जैसे आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ ग्लूकोज, जैसे सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करने पर, सुक्रोज जो है डाइसैकराइड्स है, उसको हाइड्रोलिसिस करने पर आपको क्या मिलता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है ना। तो आप कह सकते हो कि सुक्रोज एंड हाइड्रोलिसिस गिव्स 1 मॉलिक्यूल ईच ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, वेयर मॉल्टोज गिव ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ओनली, ठीक है। इस तरह से होता है, जैसे ओलिगोसैकराइड्स होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पॉलीसैकराइड्स।
पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है, जिनको हाइड्रोलाइज करने पर लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स आपको मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स। हाइड्रोलाइज करने पर लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड मिलता है ना। उसके एग्जांपल्स में कौन कौन से आ सकते हैं, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये सारे होते हैं इसके अंदर। और जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ये स्वीट नहीं होते हैं टेस्ट में, इसलिए इसको हम लोग नॉन शुगर्स भी कहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इसको ये रिड्यूसिंग शुगर भी हो सकता है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी हो सकता है। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है जो कार्बोहाइड्रेट फेलिंग सोल्यूशन और इंटॉलरेंस रीजन को रिड्यूस करते हैं, दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। तो ऑल मोनोसैकेराइड्स विच एल्डोज और केटोज आर रिड्यूसिंग शुगर, है ना। तो ये सारे मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो टॉलरेंस एजेंट और फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। तो डाइसैकेराइड्स में क्या होता है कि इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड्स एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप आर बॉन्डेड, है ना, अगर ये बॉन्डेड होते हैं किसी तरह से तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सुक्रोज, सुक्रोज जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ध्यान रखना, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे आपसे डिटेल में। आप देखो मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स को भी हम ऐसे बता सकते हैं अगर उसमें मोनोसैकेराइड्स के अंदर एल्डो मतलब एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो एल्डोज कहलाता है, और अगर कीटोनिक ग्रुप होता है तो कीटोज कहते हैं, है ना। तो मोनोसैकेराइड्स, इफ मोनोसैकेराइड्स कंटेन्स एल्डिहाइड ग्रुप इट इज नॉन एन एल्डोज, एंड इफ इट कंटेन कीटोनिक ग्रुप इट इज नॉन एन कीटोज, है ना। अगर उसमें कीटोनिक ग्रुप होता है तो उसको कीटोज कहते हैं। ठीक है, अब देखो ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज जो होता है फ्री इन नेचर में पाया जाता है और कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला दिस इज, है ना, C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला, है ना, दिस इज फॉर्मूला ऑफ C6H12O6, ये होता है। तो इसको हम सबसे पहले सुक्रोज के थ्रू बनाते हैं। सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11 होता है। ठीक है, C12H22O11 होता है। ठीक है, C12H22O11 सुक्रोज होता है ये, और ये इसको हाइड्रोलाइसिस करने पर ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ये दो मिलकर बनाते हैं। और ये स्टार्च से भी मिल सकता है, स्टार्च और सेलुलोज से। स्टार्च का फॉर्मूला ये आप देख सकते हो, ये स्टार्च है, इसको हाइड्रोलाइसिस करने पर इट विल फॉर्म ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ग्लूकोज क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की हम बात करें सबसे पहले। ग्लूकोज जो होता है एल्डोहेक्सोज होता है, जैसे एल्डोहेक्सोज, इट इज ऑल्सो नेम्ड एज डेक्सट्रोज। ठीक है, और ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जैसा कि आपको मैंने बताया ग्लूकोज का, वो C6H12O6 होता है। ठीक है, इसकी कुछ रिएक्शंस अगर हम देखें, ठीक है, तो इसकी रिएक्शंस देखेंगे हम इसके अंदर। आप इसमें देखोगे कि इसको हीटिंग करेंगे HI के साथ, ग्लूकोज को HI के प्रेजेंस में हीट करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, तो मैं आपको बता रहा था कि इसको अगर हम प्रोलॉन्ग हीटिंग करते हैं, प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI, इट फॉर्म नॉर्मल हेक्सेन। इसका मतलब नॉर्मल हेक्सेन ये फॉर्म कर रहा है HI के साथ, इसका मतलब सारे एटम जो हैं ये स्ट्रेट चेन में हैं, है ना। यानी कि HI के प्रेजेंस में इसको हमने हीट किया इस कंपाउंड को,
तो ये आपको क्या मिलता है, नॉर्मल हेक्सेन फॉर्म होता है, नॉर्मल हेक्सेन, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है, अब इसको तीसरी रिएक्शन है, ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलेमीन। अगर इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ कराते हैं, इट विल फॉर्म ऑक्जाइम एंड एसिड्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, तो ये जो है ऑक्जाइम फॉर्म करता है, और एग्जाम इसलिए फॉर्म करता है क्योंकि इसके अंदर CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिससे कंटेंट CHO ग्रुप। ठीक है, HCN के साथ रिएक्शन करने के बाद ये भी CHOHCN फॉर्म कर लेता है। ठीक है, ये आपको इस तरह कंपाउंड बनाता है। अब देखो इसमें आप ये भी देख सकते हो कि ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज्ड ऑन 6 कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको पता है ब्रोमीन वाटर जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिससे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये करता है क्या है कि CHO को ऑक्सीडाइज करके COH में बदल देता है इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर, और इससे पता चलता है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अब देखो इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है, अगर इसको एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज कर दें विथ एस्टिक एनहाइड्राइड गिव्स ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। पेंटाएसिटेट होता है, पेंटाएसिटेट का मतलब इसके अंदर इसके कन्फर्म करता है कि इस कंपाउंड के अंदर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो एस्टिक एनहाइड्राइड ये है ना, और इसके साथ जब रिएक्शन होती है तो आप इसको देख सकते हो कैसे ऐसी होती होगी एस्टिक एनहाइड्राइड इसके अंदर, दिस इज एस्टिक एनहाइड्राइड। इसके अंदर देखो एक और चीज़ होती है, नाइट्रिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं। ठीक है, रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, ग्लूकोज एज वेल ग्लूकोनिक एसिड बोथ यील्ड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड सिक्रिक एसिड। ठीक है, तो चाहे हम इसके अंदर ये इसमें ले लें, ये जैसा कि आप देख रहे हो ये ग्लूकोज है, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, इट विल फॉर्म सैक्रिक एसिड, ये सैक्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर रही है। उसी तरह ग्लूकोनिक एसिड का भी अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो अगेन इट विल फॉर्म सैक्रिक एसिड, है ना। यानी कि आप कह सकते हो कि नाइट्रिक एसिड जो है इसको ऑक्सीडाइज करके सैक्रिक एसिड में बदलता है। अब देखो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप जैसा कि देख रहे हो, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोनिक एसिड है और ये सैक्रिक एसिड है। ग्लूकोज को हम लोग D+ ग्लूकोज भी कहते हैं, क्योंकि D क्यों होता है, कैपिटल D हमने जैसा कि देखा, D+ ग्लूकोज की हम बात कर रहे हैं, D+ ग्लूकोज। D हम क्यों लगाते हैं इसके आगे, क्योंकि ये बेसिकली आइसोटोप में आपने पढ़ा होगा कि ये अगर ये एक कंपाउंड होता है, इसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसमें OH ग्रुप अगर राइट हैंड साइड में होता है तो इसको हम लोग D कहते हैं, और अगर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो इसको हम लोग L कहते हैं, है ना। बशर्ते कि CHO ग्रुप ऊपर होना चाहिए और CH2OH ग्रुप नीचे होना चाहिए, है ना। मोर ऑक्सीडाइज पार्ट ऊपर होना चाहिए और लेस ऑक्सीडाइज पार्ट नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो मोर ऑक्सीडाइज पार्ट ऊपर हो और लेस ऑक्सीडाइज पार्ट नीचे हो और OH ग्रुप राइट हैंड में हो तो उसको हम लोग D कहते हैं और इसको हम लोग L कहते हैं। ठीक है, D+, ये आप देख सकते हो, ये D+ ग्लिसरॉल्डिहाइड है, D+ है ये वाला। ठीक है, और ये D+ ग्लूकोज हम क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर, इसमें CH2OH ग्रुप के ठीक ऊपर का पार्ट, यानी ये OH ग्रुप जो है, इसमें आप देखो OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है, तो OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, D ग्लूकोज कहेंगे, D+ ग्लूकोज। ठीक है, अब बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की कुछ ऐसी चीज़ हमने कैसे पता चला कि ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में भी रह सकता है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे, डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट, Schiff's test, and it does not form hydrogen sulfide addition form with NHSO3। एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद ये 2,4-DNP के साथ टेस्ट नहीं देता है, Schiff's के साथ टेस्ट नहीं देता है और NHSO3 के साथ एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाता है। इसका मतलब कि इसके अंदर
इसका जो CHO ग्रुप है वो फ्री नहीं है, दिस इज नॉट फ्री, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में रहता है, इसको हम लोग यहाँ से आप देख सकते हो कि इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये ग्लूकोज है, देसी ग्लूकोज। इसमें आप देखो तो ये CHO ग्रुप है, इसके O- H+ में कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और ये कार्बन O- और ये प्लस चार्ज आएगा और ये O- से जाकर अटैच हो जाएगा, ठीक है, अटैच हो जाएगा। तो इसका OH ग्रुप, फर्स्ट कार्बन पर जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है और राइट हैंड साइड में भी हो सकता है। इट कैन बी ऑन राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, इट कैन बी ऑन राइट हैंड साइड। अगर ये राइट हैंड साइड में होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बीटा डी ग्लूकोज। तो आप समझ गए होंगे कि ये साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और क्यों करता है, इसका क्या रीजन है, इसलिए मैंने आपको बताया कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद भी ये 2,4-DNP के साथ टेस्ट नहीं देता, सिप्स के साथ टेस्ट नहीं देता, और ये हाइड्रोजन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट नहीं देता है। अब देखो ये साइक्लिक फॉर्म में हेमिस्टल, ये जो है पैरानोज फॉर्म में भी रहता है। जो हमने साइक्लिक फॉर्म में ग्लूकोज देखा है तो ये पैरानोज फॉर्म में भी है, ये पैरान है, आप जैसा कि देख सकते हो, जैसे पैरान, जैसे पैरान, ये पैरान फॉर्म है, ये पैरान है, तो ये पैरानोज फॉर्म में भी रहता है। तो हमने पिछले उसमें देखा कि पिछले मतलब पेज पर ये देखा कि इसमें फर्स्ट कार्बन पर OH जो है वो राइट हैंड साइड में था, दूसरे कार्बन पर OH राइट हैंड साइड में है और तीसरे कार्बन पर लेफ्ट हैंड साइड में है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में ये ऊपर चला गया और ये दोनों फर्स्ट जो है, ठीक है, ये ऊपर चला गया, आप देख सकते हो, ये नीचे है, ये नीचे है और ये ऊपर है, ठीक है। चौथे कार्बन फिर ये नीचे है, तो ये OH अगर नीचे है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड अल्फा डी ग्लूकोज, है ना, यानी इसको अल्फा डी ग्लूकोपैरानोज कहेंगे, अल्फा डी ग्लूकोपैरानोज। और अगर ये OH ऊपर है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड बीटा डी ग्लूकोपैरानोज, OH अगर ऊपर है तो, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोगों ने बताया है, इसका नाम है हॉवर्थ स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखना, जैसे हॉवर्थ स्ट्रक्चर। और ये अल्फा और बीटा फॉर्म होते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये एनोमर्स कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड एनोमर्स, है ना, दे आर कॉल्ड एनोमर्स, ये एनोमर्स कहलाते हैं, अल्फा बीटा फॉर्म दैट एग्जिस्ट इन 2 आइसोमर्स, दे आर कॉल्ड एनोमर्स, है ना। और ये फर्स्ट कार्बन पर ऊपर नीचे 2 ग्रुप होते हैं, ये फर्स्ट कार्बन था, ये फर्स्ट कार्बन पर OH नीचे है और यहाँ फर्स्ट कार्बन पर OH ऊपर है ना। तो फर्स्ट कार्बन पर OH ऊपर नीचे होने की वजह से जो आइसोमर्स फॉर्म होते हैं दे आर कॉल्ड एनोमर्स। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज जो होता है ये कीटोहेक्सोज होता है, जैसे कीटोहेक्सोज होता है। आप इसको देख सकते हो, ये डी फ्रक्टोज है। डी फ्रक्टोज इसलिए है क्योंकि आप इसमें देख सकते हो OH जो है सेकेंड लास्ट कार्बन पर वो जो है राइट हैंड साइड में है, दिस इज डी फ्रक्टोज। और ये फ्यूरानोज फॉर्म में रहता है, दिस एग्जिस्ट इन दी फ्यूरानोज फॉर्म। ये फ्यूरानोज फॉर्म में होता है, ठीक है ना, दिस एग्जिस्ट इन दी फ्यूरानोज फॉर्म। इसमें भी उसी तरह से जैसे हमने बॉन्ड को ब्रेक किया है, ठीक है, तो ये सेकेंड कार्बन पर आएगा। इसमें OH अगर राइट हैंड साइड में है, OH यहाँ देख सकते हो आप राइट हैंड साइड में है, तो ये अल्फा हो जाएगा, जैसे अल्फा डी ग्लूको फ्रक्टोफ्यूरानोज। और अगर OH लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये बीटा डी हो जाएगा, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। और इसमें आप देख सकते हो कि सेकेंड कार्बन पर OH अगर नीचे है
तो ये अल्फ़ा डी हो जाएगा, और ओ एच सेकेंड कार्बन पर ओ एच ऊपर है तो ये बीटा डी हो जाएगा। ये अल्फ़ा डी एंड बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये फ्यूरानोज है। अब इसके बाद हम देखेंगे अब हम बात करते हैं डाइसैकराइड्स की। डाइसैकराइड्स के बारे में मैंने आपको पीछे भी बताया है। डाइसैकराइड जो होते हैं वो हाइड्रोलिसिस करने पर दो मोनोसैकराइड बनाते हैं, है ना, सेम और डिफरेंट मोनोसैकराइड बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हो सुक्रोज है यहाँ पर, सुक्रोज को अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो इसको यू विल ऑब्टेन ग्लूकोज एंड दिस इज फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज ये मोनोसैकराइड्स फॉर्म हो रहा है, इसलिए ग्लूकोज को हम लोग सुक्रोज को क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड डाइसैकराइड्स। इसमें देखो जो इसके अंदर आप देख सकते हो C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड Bc2 ऑफ बीटा ग्लूकोज, इन दोनों से रिएक्शन करने के बाद बीटा फ्रक्टोज जो है, इसकी रिएक्शन करने के बाद आपको क्या मिलता है, यू विल गेट सुक्रोज, है ना, सुक्रोज आपको मिलता है, दिस इज सुक्रोज। सुक्रोज में आपने देखा जैसा कि ये CH2OH इसमें यहाँ पर है, ठीक है, और ये वाला CH2OH और OH यहाँ पर सेकंड कार्बन है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर क्या है C1 है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज आप जैसा कि देख रहे हो, जैसे ग्लूकोज, ठीक है। इसमें ये आपका अल्फ़ा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज, C2 और बीटा फ्रक्टोज, इन दोनों से कंबाइन करके हमने ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म किया है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज को हम लोग इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, ध्यान रखना आप, दिस इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। सुक्रोज जो होता है वो डेक्स्ट्रारोडेटरी होता है, दिस इज डेक्स्ट्रारोडेटरी, ठीक है। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रारोडेटरी, लेकिन इसको जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये डेक्स्ट्रारोडेटरी ग्लूकोज एंड लेवोरेटरी फ्रक्टोज देता है, ठीक है। और इसके अंदर ये भी होता है कि सिंस दी लेवोरेटरी ऑफ फ्रक्टोज इज मोर देन डेक्स्ट्रारोडेटरी ऑफ ग्लूकोज, है ना, तो ओवरऑल मिक्सचर जो होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का वो क्या होता है, लेबोरेटरी होता है, जैसे लेबोरेटरी। इसका मतलब सुक्रोज जो था वो डेक्स्ट्रारोडेटरी था, और जो फ्रक्टोज है वो और जो सुक्रोज और फ्रक्टोज का, है ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मिक्सचर है वो क्या है, लेबोरेटरी है ना, यानी सुक्रोज खुद डेक्स्ट्रारोडेटरी हो गया और ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर लेबोरेटरी हो गया, है ना। तो ये सोल्यूशन कैसे कन्वर्ट हो गया हाइड्रोलिसिस के बाद, है ना, डेक्स्ट्रा टू लेवियो में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर, इसको इन्वर्ट शुगर कहते हैं, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें है नेक्स्ट है माल्टोज, है ना। माल्टोज के बारे में हम देखेंगे। माल्टोज जो होता है डू अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, दिस मिक्सचर ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। और इसमें जो लिंकिंग होती है वो C1 और अल्फा ग्लूकोज एंड C4 ऑफ बीट अनदर ग्लूकोज, C1C4 लिंकेज। ये देख रहे हो आप, C1 है यहाँ पर और यहाँ पर C4 है, ठीक है। तो ये दोनों C1C4 जो है आपस में जुड़ जाता है ना, और है ना, तो ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड, है ना, ये जो है ये ग्लूकोज और ग्लूकोज का जो मिक्सचर है ना, ये क्या फॉर्म करता है, जिससे फॉर्मिंग है माल्टोज। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो होता है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखाता है, ये टॉलरेंस रीजन और फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिड्यूस करता है,
इट्स फॉर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इट इज़ कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर क्यों होता है, ये ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। देखो किसी भी जैसे ये माल्टोज है, अगर माल्टोज के अंदर आप ये ध्यान रखना, इसके अंदर हेमीएस्टर लिंकेज है, हेमीएस्टर एक भी कार्बन पर हेमीएस्टर लिंकेज है तो वो रिड्यूसिंग शुगर होगा, है ना। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो CHOH OHOR, यानी एक कार्बन पर अगर हम अल्कोहल और ईथर दोनों प्रेजेंट हो, एक कार्बन पर अगर अल्कोहल ईथर प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल प्लस ईथर, इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड हेमीएस्टर लिंकेज, हेमीएस्टर लिंकेज। हेमीएस्टर लिंकेज अगर होता है इसके अंदर तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो वो क्या दिखाता है, शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये कार्बन पर एक OH है और एक OR है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, हेमीएस्टर लिंकेज है, दिस इज हेमीएस्टर लिंकेज। तो एक भी अगर हेमीएस्टर लिंकेज होता है तो वो क्या दिखाता है, इट्स शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ये ध्यान देना। इसलिए माल्टोज जो है दिस इज रिड्यूसिंग शुगर, माल्टोज इज शोइंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, है ना। यानी आप कह सकते हो इट रिड्यूसेस टॉलरेंस इन फेलिंग सोल्यूशन, ठीक है। और देखो अनदर डाइसैकेराइड्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड लैक्टोज, लैक्टोज कहलाते हैं ये, है ना। लैक्टोज में क्या होता है, लैक्टोज जो होता है ये मिल्क शुगर भी होता है, दिस इज ऑल्सो सेड टू बी द मिल्क शुगर, क्योंकि ये मिल्क में पाया जाता है। अब देखो ये जो होता है बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज का मिक्सचर होता है, बीटा डी गैलेक्टोज, इट इज मिक्सचर ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज का मिक्सचर होता है इसके अंदर। इसके अंदर भी आप देख सकते हो ये कार्बन पर जो है, यहाँ पर देखो हेमीएस्टर लिंकेज है इसके अंदर, हेमीएस्टर लिंकेज, ठीक है। तो हेमीएस्टर लिंकेज होने की वजह से ये भी रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर, दिस ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। इसमें भी ध्यान रखना, ये एक C1 लिंकेज होता है, एक C4 लिंकेज होता है, C1 C4 लिंकेज, एक C1 लिंकेज है, एक C4 लिंकेज है। C1 C4 लिंकेज अगर इसके अंदर है तो दिस इज ऑल्सो सेल टू बी मतलब, है ना, ये C1 C4 लिंकेज होता है, ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है। अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट, इसके बाद आता है उसका नाम है पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं। पॉलीसैकेराइड्स वो होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हाइड्रोलिसिस करने के बाद लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड बनाते हैं, है ना। तो इसमें दो चीज़ होती है इसके अंदर, आप ध्यान देना। पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं, है ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स है, जैसा आप देखोगे कि इसके अंदर जो है वो स्टार्च है, स्टार्च इज ए पॉलीसैकेराइड्स, ये मेनली प्लांट में पाया जाता है और ये अल्फ़ा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। और स्टार्च के दो टाइप होते हैं, स्टार्च दो चीज़ से मिलकर बना होता है, ठीक है, स्टार्च। अब इसमें देखोगे दिस इज मेड अप ऑफ एमाइलोज and this is second one is amylopectin, amylopectin, एमाइलोज जो होता है दिस इज वाटर सॉल्युबल, और एमाइलोपेक्टिन जो होता है दिस इज वाटर इनसॉल्युबल होता है। और एमाइलोज के अंदर वाटर सॉल्युबल होता है और ये 15 to 20% पार्ट्स ऑफ स्टार्च होता है।
और एमाइलोपैक्टिन जो होता है इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, इन वाटर, और ये 80 to 85% पार्ट ऑफ द स्टार्च होता है, ऑफ स्टार्च। ये ध्यान देने की बात है, ठीक है। और इसके अंदर आप देखोगे कि जो आपने एमाइलोज के अंदर सबसे पहले अगर हम देखें, जैसे एमाइलोज, ये एमाइलोज है, इसके अंदर C1C4 लिंकेज होता है, C1C4 लिंकेज, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पर जो है C1 है और ये C4 है, C1C4 लिंकेज है इसके अंदर, ठीक है। ये भी आप ध्यान देना। साथ ही साथ C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसको कहते हैं। साथ ही साथ ये जो होता है, ये ध्यान देना, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, दिस इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, दिस इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। और ये किस फॉर्म में पाया जाता है? अगर आपको रिड्यूसिंग शुगर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हेमिस्ट्रल फॉर्म नहीं होकर के एस्टर फॉर्म होता है। एस्टर फॉर्म कौन सा होता है? जैसे ओ ईथर, ओ ईथर, अगर एक कार्बन पर दोनों ईथर ग्रुप हो तो उसको हम लोग कहते हैं दिस इज सेड टू बी द एस्टर फॉर्म। और एस्टर फॉर्म जो भी होता है दिस इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ध्यान रखना। ये टॉलरेंस एजेंट फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करता। आप इसमें देख सकते हो कि कार्बन पर दोनों ही तरफ ईथर है, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। अब इसके बाद देख सकते हो एमाइलोपैक्टिन। ये देखो एमाइलोपैक्टिन है, इसके अंदर C1C4 लिंकेज है। साथ ही साथ इसके अंदर जो होता है C1C4 लिंकेज के अलावा, है ना, इसके अंदर जो होता है दिस इज ऑल्सो C1C6 लिंकेज भी होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होता है इसके अंदर, ठीक है। तो C1C4 लिंकेज दोनों तरफ होता है इसके अंदर, इसलिए वाटर ये इनसॉल्युबल होता है ये। और दूसरा जो इसमें पॉलीसेकेराइड्स होता है वो सेलुलोज होता है, दिस इज सेलुलोज। ये प्लांट में मेनली पाया जाता है। और ये मेनली किससे मिलकर बना होता है ये भी ध्यान देना आप, है ना। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें आते हैं। ये बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, जिससे मेड अप ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। और इसमें भी C1C4 लिंकेज होता है, आप ध्यान देना इसमें C1C4 लिंकेज, यहाँ 1 है और ये 4 है, C1C4 लिंकेज, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है ग्लाइकोजन। जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है एनिमल बॉडी में स्टोर होता है इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होता है, ठीक है। स्टोर इन दी एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन, इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च, है ना, एनिमल स्टार्च होता है, क्योंकि इट इज स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमाइलोपैक्टिन, ठीक है। तो इस तरह से ये आप देख रहे हो ग्लूकोज के बारे में आपने देखा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसमें आता है वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन जो होता है, जो आप मेनली जो आप दाल वगैरह खाते हो उसमें प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन मेनली कहाँ पाया जाता है? प्रोटीन जो मेनली पाया जाता है इट इज फाउंड इन दी, है ना, प्रोटीन जो पाया जाता है वो मिल्क में, चीज़ में, पल्स में, पीनट में पाया जाता है, ठीक है। और ये मेनली किसका बना होता है? ये अल्फा अमीनो एसिड होता है बेसिकली। ये जो अल्फा अमीनो एसिड होता है आप देखोगे इसके अंदर, जैसे अल्फा अमीनो एसिड, प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अल्फा अमीनो एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कार्बोक्सिल ग्रुप के बगल वाले कार्बन पर
जो H कार्बन है उस पर NH2 ग्रुप मिलता है ये, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, और आप इसमें देख सकते हो कि R की जगह अगर H होता है ना, R की जगह H होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड ग्लाइसिन, इट इज़ कॉल्ड ग्लाइसिन, जिसको शॉर्ट में हम लोग GLY भी कहते हैं, और 1 लीटर में उसको हम लोग G से फॉर्म में कहते हैं। उसी तरह इसमें एलानिन भी होता है, एलानिन, जिसको हम लोग CH3 से रिप्रेजेंट करते हैं, ALA ए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ R के ग्रुप आप इसमें देखोगे दिए हुए हैं, है ना। ये ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है तो आइसोलाइसिन होता है। ठीक है, इतने सारे अमीनो एसिड जो आपको इसमें दिए गए हैं, ये सब आप ध्यान में रख सकते हो। अमीनो एसिड जो होता है, जैसा कि आप देखोगे इसके अंदर, अमीनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, दीज आर वाटर सॉल्युबल, हाई मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड एंड बिहेव्स लाइक सॉल्ट, है ना। तो इसके अंदर जो होता है आप देखोगे कि इसमें एसिडिक ग्रुप भी होता है इसके अंदर प्रेजेंट, एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। यानी ये एसिडिक है, CH ग्रुप जो है एसिडिक है, आपको पता ही है, और NH2 ग्रुप बेसिक होता है। तो NH2 ग्रुप H+ ले सकता है और ये H+ दे सकता है, इसलिए ये किस फॉर्म में पाया जाता है, दिस फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ड्यूट्राइन, इसको ड्यूट्राइन कहते हैं। और ड्यूट्राइन के फॉर्म में होने की वजह से ही क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये। और ये भी आप ध्यान देना कि ग्लाइसिन के अलावा जितने अमीनो एसिड्स होते हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, ग्लाइसिन के अलावा जितने अमीनो एसिड्स होते हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। सिर्फ ग्लाइसिन में क्या होता है, कायरल कार्बन नहीं होता, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अगर देखें, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर बना होता है, दे आर मेड अप ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है ना NH2CH2COH है, ये NH2CH2COH है, और ये NH2CH3COH है। ये 2 अमीनो एसिड्स हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स। इन दोनों को रिएक्ट कराने के बाद इसमें से H2O निकालोगे तो यू विल गेट एमाइड, एमाइड लिंकेज आपको मिलता है। समझिए आप इसको, या फॉर्मिंग एमाइड लिंकेज, इसी एमाइड लिंकेज है इसके अंदर। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइपेप्टाइड्स कहते हैं। ये ग्लाइसिन और एलानिन का मिक्सचर है, दिस इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड्स। तो इसी तरह से डाइपेप्टाइड के अलावा इसमें क्या हो सकता है, ट्राइपेप्टाइड हो सकता है, टेट्रापेप्टाइड हो सकता है, इतने सारे पेप्टाइड्स हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और अगर इसमें मोर देन 10 अगर होते हैं तो ये दिस इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड्स, है ना। और इसमें मोर देन 10 होते हैं तो दिस इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड्स। मोर देन 10 अगर अमीनो एसिड यूनिट होते हैं दे आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, इंसुलिन के अंदर जो होता है 51 अमीनो एसिड्स होता है, ये ध्यान रखना। प्रोटीन को हम लोग उसके मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पर भी डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप। मॉलिक्यूलर शेप एक होता है फाइब्रस प्रोटीन होता है, जब इसमें पॉलीपेप्टाइड चेंज होती है पॉलीपेप्टाइड चेंज होती है, ये डन पैरेलल है हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, है ना। हाइड्रोजन डाइसल्फाइड बॉन्ड से मिलकर बना होता है तो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसको हम लोग फाइब्रस प्रोटीन्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है केराटिन जो हेयर में पाया जाता है, और मायोसिन जो मसल्स में पाया जाता है, ये भी आप ध्यान देना। और दूसरा इसमें जो होता है उसका नाम है
ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स तो ये स्पेरिकल शेप का फॉर्मेशन करते हैं और ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। इंसुलिन एंड एल्बुमिन एंड एल्बुमिन आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, अब हम इसके बाद देखते हैं फाइबर स्ट्रक्चर। इसके अंदर प्रोटीन्स को हम लोग और तरह डिफाइन कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टनरी फॉर्म में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखें अगर हम, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन में हैव वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ईच पॉलीपेप्टाइड इन ए स्पेसिफिक in a protein has amino acid linked with each other in a specific sequence। specific sequence में बने होते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं। दूसरा इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है। दूसरा इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हम बात कर रहे थे। इसमें क्या होता है, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। ये दो फॉर्म में रहता है, एक अल्फा हेलिक्स रहता है, जैसा कि देख सकते हो अल्फा हेलिक्स, जैसे अल्फा हेलिक्स है, और दूसरा बीटा प्लेटेड सीट लाइक स्ट्रक्चर, ये बीटा प्लेटेड सीट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है इसके अंदर। तो अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, इसके अंदर ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाय ट्विस्टिंग इन ए राइट हैंडेड स्क्रू, ये होती है। आप देख सकते हो ये CO है और ये NH है, तो CO NH के बीच में किस तरह की बॉन्डिंग हो रही है ना, आप इसमें देख सकते हो CO और ये NH, इसके बीच में किस तरह की बॉन्डिंग हो रही है, जैसे H बॉन्डिंग इसके अंदर हो रही है, जैसा कि आप देखें। और इसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हो द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये CO है और ये NH है, इसके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, तीसरा इसमें है, आप देख सकते हो इसके अंदर टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो ये दो टाइप के देते हैं, ये उसको फोल्डिंग करने का दो टाइप के इसके अंदर मॉलिक्यूलर शेप होते हैं, एक होता है फाइब्रस और दूसरा होता है ग्लोबुलर। और ये दो या तीन स्ट्रक्चर को जो इसके अंदर अटैच होता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप्स ऑफ सल्फाइड लिंकेज, है ना, इसके थ्रू जुड़ा होता है इसके अंदर। और चौथा इसमें होता है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर्स, जिसको हम लोग क्वार्टनरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो ये सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं इसके अंदर। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये टर्सरी स्ट्रक्चर है और ये क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है। ठीक है, तो प्रोटीन जो बायोलॉजिकल सिस्टम में पाया जाता है विथ यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड नेटिव प्रोटीन्स, है ना, वो नेटिव प्रोटीन्स कहलाता है। और जब प्रोटीन को नेटिव फॉर्म में फिजिकल चेंज करते हैं तो क्या होता है, या केमिकल चेंज करते हैं यानी pH,
तो हाइड्रोजन बॉन्ड आर डिस्टर्ब, इसके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है ना। और ड्यू टू दिस global unfold helix get uncoiled and proteins lose its biological activity. This is called denaturation of proteins. इसको denaturation of proteins कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके अंदर उसके बाद बारी आती है एंजाइम्स की। एंजाइम्स जो होते हैं ये जैसे बेसिकली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, है ना। बायो कैटलिस्ट लाइक एंजाइम्स, ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोबल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे माल्टोज को हाइड्रोलिसिस करके जो हम ग्लूकोज बनाते हैं, माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करने के बाद जब ग्लूकोज फॉर्म करते हैं हम, तो उसमें जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम होता है माल्टेज। तो माल्टेज की एंजाइम है, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, इसको कैटलाइज करता है इस रिएक्शन को, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की बात करेंगे तो एंजाइम्स का स्मॉल क्वांटिटी में होना रिएक्शन के होने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। ये बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, दे आर डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। कोई भी कैटलिस्ट के बारे में आपको पता होगा, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, ठीक है, जिससे रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन्स की बात करें अगर हम, तो सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं स्मॉल अमाउंट में हमारे डाइट में अगर होते हैं तो वो हमें चाहिए होते हैं स्मॉल अमाउंट में, और उनके नहीं होने पर कुछ आप समझ सकते हो उसको कुछ डिजीज हो जाती है। दीज कंपाउंड आर कॉल्ड विटामिन्स। इस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, जो स्मॉल अमाउंट में हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं, है ना, दिस इज कॉल्ड विटामिन्स, इसको विटामिन्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ द विटामिन जो होते हैं हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, बट जो प्लांट्स होते हैं वो उनको सिंथेसाइज कर सकते हैं, इसलिए हमको विटामिन जो है वो फूड के थ्रू चाहिए होता है, ठीक है। जिसको आप ऐसा कह सकते हो कि इट इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड विच रिक्वायर्ड इन द डाइट इन ए स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस और ऑप्टिमम ग्रोथ। ये ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो विटामिन क्या होते हैं इसके अंदर आप देखोगे, विटामिन जो होते हैं एबीसीडी फॉर्म में भी हो सकते हैं और इसके अंदर सब ग्रुप्स भी हो सकते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि विटामिन आर डिवाइडेड बाय अल्फाबेट अल्फा ABCD। सम ऑफ देम आर फर्दर नेम्ड एज सब ग्रुप लाइक B1 B2 B6 एंड B12, इस फॉर्म में भी पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन की बात करें अगर हम, तो ये दो तरीके के होते हैं विटामिन को क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर और फैट। तो पहला होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं दैट इज ADENK जो होते हैं ये हमारे लीवर में स्टोर होते हैं, ठीक है। और वाटर सॉल्युबल जो होते हैं लाइक विटामिन सी एंड विटामिन बी और दी, ये जो हमारे होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्योंकि वाटर सॉल्युबल होते हैं तो
ये हमारी बॉडी से बार बार निकलते हुए रहते हैं। अब इसमें आप देख सकते हो कि नेम ऑफ विटामिन, इनके सोर्स क्या होते हैं और इनकी डिफिशियंसी से क्या डिजीज हो सकती है। तो विटामिन जो होते हैं बेसिकली आप इसमें देख सकते हो, विटामिन ए है, ये फिश में, लिवर ऑयल में, कैरोट्स में, बटर में पाया जाता है, इन सब में पाया जाता है ये। इनकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन B1 जो होते हैं, विटामिन B2 हो सकते हैं, विटामिन B6 हो सकते हैं, विटामिन B12 हो सकते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं आप इसमें भी टेबल में देख रहे होगे, है ना। विटामिन B1 जो है जस्ट मिल्क में पाए जाते हैं, विटामिन B2 मिल्क में पाए जाते हैं, वाइट एग में पाए जाते हैं। विटामिन B6 ये भी ईस्ट मिल्क में पाए जाते हैं, एग में पाए जाते हैं। और विटामिन B12 मीट और फिश में पाए जाते हैं। विटामिन B1 की वजह से, इसकी डिफिशियंसी की वजह से बेरी बेरी होता है। विटामिन B2 की वजह से कैलोसिस होता है। विटामिन B6 से कन्वर्जल्स होता है और विटामिन B12 से पेरेनिसिस होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट में पाए जाते हैं, आंवला में पाए जाते हैं, और इनकी वजह से स्कर्वी होता है। विटामिन डी क्या होता है, ये सनलाइट में मेनली पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये टेबल ध्यान में रखना है, इससे भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। अब इसके बाद आप देखोगे इसके अंदर विटामिन ई होता है, वेजिटेबल ऑयल्स में पाया जाता है। विटामिन के जो होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की। न्यूक्लिक एसिड दो चीज़ से मिलकर बने होते हैं। इसमें पहला होता है डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड DNA एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA, इन दोनों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखें इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन ऑफ DNA, केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड की हम बात करते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो देखो कोई भी ये जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं DNA RNA, इसमें क्या क्या चीज़ से मिलकर बने होते हैं ये। इट इज़ मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इससे मिलकर बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिस। और ये दो चीज़ से मिलकर इसके अंदर होता है। शुगर इसमें दो तरह का होता है, एक बीटा डी ऑक्सी राइबोज, वेन RNA में ये बीटा डी राइबोज होता है। डी ऑक्सी का मतलब देखो क्या होता है, बीटा डी ऑक्सी राइबोज, यानी 1 2 पोजीशन पर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं डी ऑक्सी, ठीक है। तो ये DNA में बेसिकली होता है, जिससे एग्जिस्ट इन DNA। और ये RNA होता है जिसमें सेकेंड कार्बन पर ऑक्सीजन होता है। यहाँ आप देख सकते हो ऑक्सीजन है प्रेजेंट इसके अंदर, ठीक है। अब देखो DNA के अंदर जो 4 बेसेज होते हैं, 4 बेसेज, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। RNA में भी 4 बेसेज होते हैं, फर्स्ट 3 बेसेज आर सेम, लेकिन चौथा बेस जो होता है इसमें वो यूरासिल होता है, यूरासिल। आप इनके स्ट्रक्चर भी नोट कर सकते हो। इसके अंदर जो है स्ट्रक्चर जो होते हैं बेसिकली एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। तो आपको मैंने बताया कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन जो होते हैं वो DNA में पाए जाते हैं, जबकि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल जो होते हैं वो RNA में पाए जाते हैं, ठीक है।
अब इसमें देखो ये न्यूक्लियोसाइड होता है, एक होता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोसाइड है यहाँ पर और एक न्यूक्लियोटाइड्स है। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, इसमें आप देख सकते हो कि शुगर और बेस का लिंकेज होता है। दिस इज शुगर एंड दिस इज बेस, दिस इज शुगर, आप इसमें कह सकते हो ये शुगर होता है और ये बेस होता है इसके अंदर, ये बेस, इसके अंदर लिंक होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। और इसमें अगर शुगर, तो ये कौन सा हो गया, न्यूक्लियोसाइड हो गया। और शुगर बेस एंड फॉस्फेट लिंकेज होता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स, इसको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, ध्यान रखना आप। तो शुगर बेस एंड फॉस्फेट लिंकेज भी अगर होता है इसके अंदर, तो आप इसमें देख सकते हो बेस, शुगर एंड फॉस्फेट लिंकेज, बेस, शुगर एंड फॉस्फेट लिंकेज, ये आपस में से जुड़े रहते हैं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉल्ड इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले जेम्स वाटसन ने बताया था, है ना, तो इसने उन्होंने बताया था कि दो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं एन चेन द्वारा जुड़े होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन पेयर ऑफ बेसेज, ठीक है। तो टू स्ट्रैंड होते हैं, दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और ये भी ध्यान देना आप, एडेनिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ थायमिन एंड साइटोसिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ गुआनिन। तो आप इसमें देख सकते हो एडेनिन का थायमिन के साथ है और साइटोसिन का, है ना, गुआनिन के साथ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी आप ध्यान दे सकते हो। तो ये डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है। ये क्या होते हैं, नेम्ड एमआरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए के फॉर्म में भी पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें जब इसमें देखा आपने,